हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। ठीक, लास्ट क्वेश्चन याद है ना, कैरम बोर्ड वाला, उसमें स्ट्राइकर का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाले थी। ठीक, तो अब आज फिर उसी श्रृंखला में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले। तो अब ऊपर ही लिख दीजिए फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, लिख दीजिए फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केसेस, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन फॉलोइंग केसेस। राइट, ठीक, पहला केस है अ मॉस्किटो एंटर्स from one corner, a mosquito enters from one corner of a cubicle room, one corner of a cubicle room, and reaches just opposite corner of the room, just opposite corner of the room. Find out its displacement. Find out its displacement. और इस क्यूबिकल रूम का हर साइड में लिखता हूं A, क्यूब ऑफ साइड लेंथ A। ठीक, पॉज करिए और फाइंड करिए। ठीक, अब देखिए क्या है कि क्वेश्चन में सिंपली एक रूम है जो कि क्यूबिकल है, यानी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। रूम है जो कि क्यूबिकल है, जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कितने के बराबर है? A के बराबर। सब कितने के बराबर है? A के बराबर। ठीक, अब देखिए क्या है कि मच्छर जो है एक कॉर्नर, रूम के किसी एक कॉर्नर, सपोज उस वाले कॉर्नर से एंटर करता है और जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर, यानी ठीक इस कॉर्नर पर जाकर के बैठ जाता है। ठीक, इस वाले कॉर्नर से एंटर करता है और इस वाले कॉर्नर पर जाकर के बैठ जाता है। तो आपको क्या निकालना है? मच्छर का डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या निकालना है? मच्छर का डिस्प्लेसमेंट। राइट, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन में पाथ नहीं दिया गया, मच्छर का पाथ नहीं दिया गया है। राइट, ठीक, लेकिन हमें पाथ की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने को तो पता है कि displacement is a vector from initial position to final position. Displacement is a vector from initial position to final position. यानी कि it depends only upon initial position and final position. केवल initial position और final position पर ही डिपेंड करता है। राइट, तो इस मच्छर का पाथ चाहे जो हो, इस मच्छर का पाथ चाहे जो भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक, तो जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। राइट, और इसी बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा? मच्छर का डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। राइट, और ये कितना होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, जहां पर तीनों क्या हैं? A हैं, तो अंडर रूट A स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो गया अंडर रूट 3a स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर से ए बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा a, और ये क्या बचा स्क्वायर रूट 3, ये क्या बचा स्क्वायर रूट 3, राइट। चेक कर लीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सबका सही आया होगा a√3, और हर क्वेश्चन का वीडियो पॉज करना ना भूलें, राइट। तो अब इसको मिटाता हूं, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सर्किल पर बेस्ड होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सर्कल पर बेस्ड होते हैं। सर्कल पर जैसे बोलेंगे कि पार्टिकल जो है अ सर्किल ऑफ रेडियस r पर चल रहा है, ठीक, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंच गया, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंच गया। फाइंड आउट इट्स डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट इट्स डिस्प्लेसमेंट। अभी कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ समझिए। फाइंड आउट इट्स डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया। अब यहां से यहां थोड़ी बोलेंगे, किसी ना किसी रूप में वो लोग क्या करेंगे, कि आप लोगों को ये वाला एंगल दे देंगे, ये वाला एंगल दे देंगे, ये एंगल, ठीक। तब आपको उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना होगा, तब आपको उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना होगा, ठीक, राइट। तो सिचुएशन लिख लीजिए। A particle is moving on a circle. A particle is moving on a circle of radius capital R. A particle is moving on a circle of radius capital R. Find out its displacement. Find out its displacement when the radius vector, when the radius of the circle has turned through an angle of theta, has turned through an angle of theta, ठीक। यानी कि पार्टिकल अगर यहां से स्टार्ट किया है और यहां तक पहुंचा है तो रेडियस इतना घूम गया है और यह वाला एंगल आपको दिया गया है थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया ये लेंथ, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया ये लेंथ, राइट। तो इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले तो खुद से ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके। क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और अब देखिए क्या है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आर दो साइड लेंथ्स, दो साइड्स बराबर किसी ट्रायंगल के, तो ये एक आइसोसेलेस, दो साइड्स बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर इस वाले
वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालें या एंगल बाइसेक्टर डालें तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाता है। एक एंगल बाइसेक्टर, सॉरी मैंने पहले इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दिया था। अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस वाले वर्टेक्स से एक एंगल बाइसेक्टर डालें तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाता है, यानी इस वाले साइड को दो बराबर भागों में बांट देता है। और ये पूरा एंगल थीटा था तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, राइट। और अपने को डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो डिस्प्लेसमेंट मैं इसको मान लेता हूं एस बोल देता हूं, राइट। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी एस बाई 2, ये लेंथ हो जाएगी एस बाई 2। तो अब इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करिए। तो इस वाले ट्राइंगल को अगर आप कंसीडर करेंगे तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस ये हो गया ना, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, एस इज इक्वल टू आर, सॉरी एस बाई 2 इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2, आर इधर चला जाएगा ना ठीक। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2r साइन थीटा बाई 2, इसको याद भी कर लीजिए, ठीक। क्योंकि मैंने बताया ना बहुत सारे, मैं अभी आप लोगों को कराऊंगा अभी, ठीक, मैं अभी आप लोगों को कराऊंगा नोट कर लीजिए इसको। ये मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा लोगों का सही होगा। मिटाते हैं इसको। अब देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी वो हम देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ, find out the displacement of the tip of minute hand, find out the displacement of a tip of minute hand in फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, पिछला फोर्थ था। इन पार्ट ए 20 minutes, पार्ट बी 30 minutes, पार्ट सी 40 minutes, right? Considering length of minute hand to be capital R, length of minute hand to be capital R, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि सबसे पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि भाई कितना एंगल घुमा होगा मिनट हैंड, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन से रिलेट करके सबने ये समझ ही लिया होगा कि अब सर क्या कहना चाहते हैं कि भाई क्लॉक के डायल को सर्कुलर मानिए, मिनट हैंड रेडियस की तरह रहेगा, मिनट हैंड रेडियस की तरह रहेगा, ठीक।
और ये मिनट हैंड घूमेगा तो इसका टिप इसके डायल पर ऐसे ऐसे चलेगा, तो इसके टिप का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसके टिप का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जैसे सपोज करिए कि पहले केस में 20 मिनट्स, तो 15 मिनट्स में ऐसे पहुंचता है ना, घड़ी देखना तो जानते हैं ना, यहां तक पहुंच जाएगा, तो 20 मिनट्स में यहां कहीं पहुंचेगा, तो आपको ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट। तो क्या हम पिछले क्वेश्चन के सिचुएशन को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बस हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, राइट। बस हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, राइट। ठीक, तो ऐसा ही हर एक केस में करेंगे। जैसे इस केस में मिनट हैंड अगर यहां पर है तो ठीक कहां पर पहुंच गया होगा? यहां पर पहुंच गया हो, 30 मिनट्स ना, 12 से सीधा 6, इतना तो पता है, ये R और ये R। और इस केस में आपका यहां पर है 30 मिनट्स में यहां कहीं पहुंचेगा, तो 40 मिनट्स में यहां कहीं पहुंच गया होगा, ये R ये R। और आपके डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ऐसे घूम के थोड़ी जाएंगे, ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इतना, राइट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपकी बार? इतना। तो फिर से कौन सा एंगल चाहिए अपने को? ये वाला एंगल चाहिए, ठीक। अब तो सब लोग निकाल लोगे ना भाई, टारगेट वाले तो सब पहले निकाल चुके होंगे, 11th वाले अब वीडियो पॉज करें और निकालने का प्रयास करें, ठीक। अब 11th वालों के लिए केवल बस एक ही दिक्कत है कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ठीक। कोशिश कर लें। अब देखिए ये एंगल कैसे निकालेंगे कि हम सब जानते हैं कि मिनट हैंड 60 मिनट्स में कितना एंगल घूम जाती है? 60 मिनट्स में पूरा घूम जाती है, और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्रीज। तो 1 मिनट में कितना घूम जाएगी? 360 अपॉन 60 कितना? 6 डिग्रीज। तो 20 मिनट्स में कितना घूम जाएगी? 1 मिनट में 6, तो 20 मिनट्स में 6 इंटू 20, 120 डिग्रीज, राइट। 120 डिग्रीज, यानी थीटा की वैल्यू हो गई 120 डिग्रीज। तो डिस्प्लेसमेंट हम सीधा पिछला वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या मेहनती लोग फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और ये सब फाइंड करें। ऐसे वैल्यू कितना हो जाएगा? 2r साइन थीटा बाई 2, तो 120/2 यानी साइन 60 डिग्रीज। और साइन 60 कितना होता है? √3/2, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? r√3, 2 से 2 काट दोगे ना, राइट, r√3। इस केस में क्या कैसे फॉर्मूले की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है सर। इसमें कितना हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक 2r, लेकिन फिर भी मैं प्रूफ करना चाहूंगा कि फॉर्मूला यहां पर भी लग सकता है। तो ये एंगल कितना हो गया? 180, ठीक है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ये एंगल कितना हो गया? 180। और ये एंगल 180 हो गया, तो 2r साइन थीटा बाई 2 यानी साइन 180/2, तो कितना हो जाएगा? साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट? 2r। देखो इतने आना चाहिए था ना, ठीक। फिर इस केस में चलते हैं। ये आपका टोटल 40 मिनट्स, तो ये कितना हो जाएगा? 20 मिनट्स। तो ये अगर फिर से 20 मिनट्स है, ठीक है, 40 मिनट बीत चुके हैं, तो फिर से सुई को यहां पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे? 20 मिनट्स। तो फिर से 20 मिनट के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 डिग्रीज। पहले ही निकाल चुके हैं, राइट, पहले ही निकाल चुके हैं।
तो आपका फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r साइन 120/2। इसे हम क्यों निकाल रहे हैं, इसे तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, राइट। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। जिसको और ज्यादा समय चाहिए होगा वो मिटा लेंगे, मतलब पॉज कर लेंगे, सॉरी, मैं मिटा लूंगा, आप पॉज कर लेंगे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये शायद 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये एक पहिया है, व्हील ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r, और ये चल रहा है। ठीक, ये चल रहा है और इस पहिए के इस वाले पॉइंट को, जो ठीक इस पॉइंट के कांटेक्ट में है, इसे यहां पर कुछ रंग दिया गया है। ठीक, जो अभी इस वक्त जमीन के कांटेक्ट में जो पॉइंट है उसे हम बोल देते हैं पॉइंट P, राइट, पॉइंट P। और ये जो पॉइंट P है ये व्हील पर है, ऑन व्हील, राइट। सिचुएशन समझ जाएगी, एक पहिया है जिसके इस पॉइंट, जो ठीक इस जमीन के इस पॉइंट पर है, जमीन के कांटेक्ट में है, उस पॉइंट को हम लोगों ने पहिए पर मार्क कर दिया है, राइट। यानी जब पहिया घूमेगा तो ये वाला पॉइंट ऐसे 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 चलेगा। ठीक, पहिया घूमते जब आगे बढ़ेगा तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा ना, और ऐसे। ठीक है, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर पहले ऐसे जाएगा ना फिर ऐसे जाएगा, नहीं, आगे आप लोगों को बताया जाएगा, रिसर्च करना इस पर, ये ठीक ऐसे जाएगा, राइट। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा फिर आगे ऐसे जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, find out the displacement of point P in half rotation. Find out the displacement of point P in half rotation. ठीक, मतलब जब पहिया आधा घूम जाएगा तब पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, राइट। तो अब देखिए क्या है, क्या वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए, तब तक मैं इसके ऑप्शंस तैयार कर देता हूं। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन 2πr, दूसरा ऑप्शन πr, तीसरा ऑप्शन 2r, चौथा ऑप्शन r स्क्वायर रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए। ठीक, सॉल्व कर लिए पॉज करके, मतलब
सॉल्व कर ले होंगे। तो क्या मार्क किए, ये वाला, ये नहीं होगा। देखो ये पॉइंट घूमते घूमते, ऐसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जैसे जैसे पहिया घूमते हुए आगे चलेगा, ये वाला पॉइंट ऐसे मूव करेगा। ठीक, ये वाला पॉइंट ऐसे मूव करेगा। तो जब पहिया ठीक आधा घूम चुका होगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट ठीक टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया होगा? राइट, ठीक आधा जब घूम जाएगा तो ठीक नीचे वाला पॉइंट ठीक ऊपर पहुंच जाएगा, यानी पहिया यहां पर कहीं पर ऐसे होगा। राइट, पहिया यहां पर कहीं पर ठीक पहुंच चुका होगा। अब देखो बच्चों क्या है कि पहिया अगर पूरा एक चक्कर लगा ले, पूरा एक रोटेशन लगा ले, तो कितना आगे जा चुका होगा? 2 पाई आर। क्या इसमें कंफ्यूज हो गए? ठीक है ना। तो इसको ऐसा सोच लेंगे कि एकदम साफ सुथरा पहिया है और इसको हमने जस्ट जमीन पर रखा और इसको पूरा एक बार रोल कर दिया। कब तक रोल किया? जब तक ठीक पहिए के हर एक पॉइंट पर मिट्टी नहीं लग गई। राइट, और एक ही बार, बार बार करने में तो लग ही जाएगा। ठीक, ठीक एक बार पहिए के हर पॉइंट पर मिट्टी लग गई। राइट, तो क्या हम बोल सकते हैं कि पहिए ने अपने पेरीमीटर, पूरे सरकमफ्रेंस पर एक बार मिट्टी लगी, यानी पूरे पेरीमीटर के बराबर चला होगा। ठीक, अभी नहीं समझ में आया तो एक काम करो, महंगा है थोड़ा, इसको यहां से काट दो, काट करके और इस वाले पोर्शन को खोल करके और पूरा ऐसे बिछा दो। राइट, तो पूरे एक रेवोल्यूशन में, पूरे एक रेवोल्यूशन में ये इतना ही चला होगा जहां तक ये इसका दूसरा सिरा पहुंचे। काट के इसको हमने पूरा ऐसे बिछा दिया तो यहां तक आया, तो एक रोटेशन में पूरा ठीक यहीं तक पहुंचा होगा। राइट, और ये जो हमने काट के ऐसे बिछाया है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा? इसके पेरीमीटर के बराबर, और इसका पेरीमीटर कितना है? 2 पाई आर। राइट, तो पूरा एक रोटेशन हो जाएगा तो 2 पाई आर आगे जाएगा, तो ठीक आधे रोटेशन में कितना जाएगा? पाई आर। यानी पॉइंट पी अब यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इतना। डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना। ये लेंथ पाई आर, ये लेंथ 2 आर, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2 आर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, उसको हम बाहर ले लेते हैं। अंदर में क्या बचेगा? पाई स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, राइट। तो अब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को अच्छी खासी हो गई होगी। राइट, ठीक। तो मैं 2 क्वेश्चंस आप लोगों को दे देता हूं, वो अपने आप से करिएगा। आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक, कि हो गया है कि नहीं हो गया है, या कोई डाउट। देखिए, डाउट पूछने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कभी भी डाउट पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप टाइम लिखा करिए कि सर इतने टाइम पर या इस क्वेश्चन पर। आप सिंपली टाइम लिख देंगे ना, तो मैं उतने टाइम पर पहुंचकर देख लूंगा कि मैं क्या पढ़ा रहा था, और फिर आप अपना डाउट लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा पर्सनली या फिर उसी कमेंट में। ठीक, तो मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे देता हूं जो इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे। आप आराम से इस लेक्चर को देखने के बाद होमवर्क के तौर पर करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में
मैं इसको पहले सॉल्व कर दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, कि एक रेगुलर हेक्सागन है, a regular hexagon of side length A, of side length A, और एक पार्टिकल है जो A से B तक गया है, A से B तक गया है, ऐसे A से स्टार्ट किया और B पर B तक गया, ठीक। तो आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, एक्सक्यूज मी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, राइट। ठीक, एक क्वेश्चन तो अपने आप में ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम HCV, एक्सक्यूज मी, HCV में एक क्वेश्चन दिया गया है, एक कैरम बोर्ड है 4x4 फीट का, एक कैरम बोर्ड है 4x4 फीट का, जिसमें क्वीन सेंटर पे रखी गई, जिसमें क्वीन सेंटर पर है। इस क्वेश्चन को आप इस में देख भी सकते हैं, मैथमेटिकल टूल्स वाला चैप्टर है, ठीक। क्वीन सेंटर पर है, इसे किसी ने हिट किया तो क्वीन ऐसे गई और फिर इस वाले पॉकेट में चली गई, राइट, इस वाले पॉकेट में चली गई। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने हैं, ठीक, नोट कर लीजिए, एक्सक्यूज मी, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लोगे ना कि इसे अभी सॉल्व करें, ठीक, को अच्छे टाइम देखिए, अच्छे क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को टारगेट वाले भी करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, मतलब मेहनत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी की। तो स्पीड तो सबको ही पता है, राइट, स्पीड के बारे में तो सब लोग जानते हैं भाई, स्पीड तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, ट्रेन की स्पीड, 5th-6th क्लास से ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि एक ट्रेन की स्पीड इतनी है, यहां से दिल्ली की दूरी इतनी है, डिस्टेंस इतना है, तो कितनी देर में पहुंचेगी, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वगैरह वगैरह। तो स्पीड सबको पता है, बस मैं ये बताना चाहता हूं कि अब तक जो आप 11th क्लास से पहले तक जो आप स्पीड पढ़ते आ रहे थे वो उसे पूरा क्या बोला जाना चाहिए, एवरेज स्पीड, राइट, एवरेज स्पीड, ठीक है। और वो आप क्या लिखते थे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सिंपल, ठीक है।
इस टॉपिक में कुछ भी मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं डालूंगा, जो आगे आने वाली चीजें हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि ये इतना ही सिंपल है ही। अभी हम सिंपली क्या पढ़ने जा रहे हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि इसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड बस क्या है, एवरेज नहीं बोलते थे, तब क्या बोलते थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको आप केवल स्पीड कभी नहीं बोलेंगे, हमेशा क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में आपको फर्क पता चल जाएगा कि स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या फर्क होता है, राइट। तो अभी इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। नोट कर लीजिए, ठीक। ये इतना आसान है, ये समझाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन अब इसमें क्या समझाएं, ठीक है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि एक क्वेश्चन ये है कि फॉर अ पर्टिकुलर जर्नी, लिखे कॉपी में, फॉर अ पर्टिकुलर जर्नी और मोशन, फॉर अ पर्टिकुलर जर्नी और मोशन, which of the given relation is true, which of the given relation is true, ठीक। एवरेज स्पीड ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन, एवरेज स्पीड लेस देन एवरेज वेलोसिटी। सी, एवरेज वेलोसिटी स्पीड इक्वल टू और ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। डी, एवरेज स्पीड इक्वल टू और लेस देन एवरेज वेलोसिटी। ठीक, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कुछ लोग एकदम पिछली क्लास में चले गए होंगे जब मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा था, ठीक है। सोच लीजिए वीडियो पॉज करके। अच्छा, सोच चुके हैं, बढ़िया। अब देखिए क्या है कि फॉर अ पर्टिकुलर मोशन, सॉल्यूशन में मैं क्या बताना चाहता हूं कि फॉर अ पर्टिकुलर मोशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन तो फिक्स हो गए होंगे ना। इनिशियल पोजीशन फॉर अ पर्टिकुलर मोशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन तो फिक्स होंगे, राइट। तो क्या बोल रहा हूं कि एक पार्टिकल यहां से चला, कैसे भी कैसे यहां पहुंच गया, राइट। तो टोटल टाइम will be same for both average speed and average velocity. For both average speed and average velocity, टाइम तो सेम रहेगा, टोटल टाइम, राइट।
अब बात आ जाती है डिस्टेंस, टोटल टाइम को मैं डेल्टा टी लिख देता हूं, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा ये देखने के लिए, अगर डेल्टा टी सेम हो गया है, अगर डेल्टा टी सेम हो गया है, तो जो रिलेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होगा वही पूरे के लिए होगा। ठीक, तो हम पहले से ही जानते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। भूल तो नहीं गए पिछले वीडियो का? ठीक, क्या होता था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज स्पीड भी हमेशा एक ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज स्पीड भी ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अब देखिए क्या है कि एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द कंडीशन फॉर एवरेज स्पीड टू बी equal to average velocity. Condition for average speed to be equal to average velocity. एक कंडीशन बताइए जिसके लिए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। ठीक, तो इसको भी सोचिएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को तीन क्वेश्चंस एज होमवर्क दिए हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 2 क्वेश्चंस और एक ये कंडीशन फाइंड करने के लिए 2 क्वेश्चन, राइट? ठीक, तो एग्जैक्टली यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, इस एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।